जीरो वेक्टर, तो नाम से ही पता चल रहा है जीरो वेक्टर किसे कहते हैं। यानी कह सकते हैं वैसा सदिश या वैसा वेक्टर जिसका परिमाण कितना हो, जिसका परिमाण जीरो हो, जिसका परिमाण शून्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शून्य वेक्टर कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, शून्य सदिश कहते हैं। अब अगर आगे ध्यान दे, इसे ओ वेक्टर से सूचित करते हैं, इसे ओ वेक्टर से सूचित करते हैं, इसे ओ वेक्टर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसलिए ओ वेक्टर का जो परिमाण होगा, ओ वेक्टर का परिमाण ई ओ हो गया, इसका परिमाण की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। ओ और जीरो में थोड़ा सा फर्क होता है, क्या होता है, ओ हमेशा क्या होता है, ओ एकदम बिल्कुल वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार। लेकिन ये कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार। यानी शून्य जो होता है वो तुम्हारा दीर्घ वृत्ताकार होता है। ये दोनों में ध्यान देना। ओ की आकृति कैसा होता है, वृत्ताकार, एकदम गोल रहेगा। लेकिन जीरो गोल नहीं रहेगा। तुम अपने मोबाइल में टाइप करके देखना, तो दोनों में अंतर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो वैसा वेक्टर जिसका परिमाण कितना हो, जीरो हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शून्य सदिश कहते हैं। इसे सूचित किससे करते हैं, ओ वेक्टर से, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, जीरो वेक्टर के बाद आगे हम लोग ध्यान दे, जीरो वेक्टर के बाद अगर आगे ध्यान दे तो हम लोग पढ़ेंगे आगे कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं किसको, थोड़ा सा ध्यान देना। कॉलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, कॉलिनियर का मतलब होता है देखना, कॉलिनियर का मतलब होता है संरेख। तो ऐसे जनरली अगर ध्यान देखना, कॉलिनियर वेक्टर मतलब होता है संरेख सदिश। ऐसे मैथ में अगर हम लोगों ने पढ़ा था, यानी 9th-10th क्लास में, संरेख का अलग मतलब होता है और संरेख का अलग मतलब होता है। लेकिन इस वेक्टर में संरेख और सदिश का दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। इस चलते यहाँ पे कॉलिनियर या पैरेलल, पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर, इसको कहते हैं संरेख या समांतर सदिश, संरेख या समांतर सदिश, संरेख या समांतर सदिश कहते किसको है, थोड़ा सा ध्यान देना। संरेख या समांतर सदिश किसे कहेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना, हो जाएगा। मान लेते हैं डिफिनेशन के लिए, माना कि ए एवं बी दो सदिश है, ए एवं बी दो क्या है, सदिश है, सदिश हैं। तो ए समानांतर बी कहा जाता है, ए समानांतर बी, समानांतर का चिन्ह है, ए समानांतर बी कहा जाता है, ए समानांतर बी कहा जाता है। कब कहा जाता है, जबकि कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों पर ध्यान देना। जबकि शर्त नंबर पहला, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का सपोर्टिंग लाइन, कौन सा लाइन, सपोर्टिंग लाइन क्या हो, एक ही होना चाहिए। सपोर्टिंग लाइन एक ही अथवा पैरेलल हो, अथवा क्या हो, पैरेलल हो। अगर ऐसी बातें हैं, पैरेलल हो, अगर ऐसी बातें हैं तो कहेंगे कि दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी दोनों दो सदिश को समानांतर होने के लिए उनके सपोर्टिंग लाइन का क्या होना चाहिए, पैरेलल या एक ही होना चाहिए, एक ही हो या तो पैरेलल हो। तब वैसे इन दोनों को क्या कहेंगे हम लोग, समानांतर सदिश कहेंगे। जैसे, और दूसरा क्या है, अब बात आती है क्या दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो ए एवं बी का डायरेक्शन, ए एवं बी का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो ए एवं बी के डायरेक्शन के बारे में बताया गया। ए एवं बी का डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो सकता है, सेम या अपोजिट, सेम या अपोजिट, सेम या अपोजिट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गया। इसके डायरेक्शंस की बात करें तो सेम भी हो सकता है या तो अपोजिट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तीसरा ध्यान दे, तीसरा क्या, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और बराबर हो भी सकता है, या
मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, मोड ऑफ बी के। और याद रखना जब दो राशियां समान नहीं होता है इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हमने बोला ना, हमने बोला कि देखो बाबू 4 और 12 बराबर नहीं है, 4 और 12 बराबर नहीं है, तो अगर हम 4 में कोई निश्चित राशि जैसे 3 से गुना कर देंगे तो क्या बराबर हो जाएगा 12 के। यानी जब दो राशि आपस में समान नहीं हो तो उन दोनों को समान करने के लिए किसी निश्चित राशि से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, और गुना करने पर दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर ए का जो परिमाण अगर वेक्टर बी के परिमाण के बराबर नहीं है, ठीक है ना, अगर वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर नहीं है तो दोनों को अगर बराबर करने का इच्छा करे तो वेक्टर ऑफ ए का परिमाण बराबर इसमें मान लो निश्चित संख्या लैम्डा से गुना कर दिए, तब क्या दोनों बराबर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। जहां लैम्डा वह राशि है जिन राशि को गुना करने में दोनों का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ में आ गया। चलो आगे ध्यान देते हैं। अगर आगे ध्यान दिया जाए तो ये तो तुम्हारा हो गया, कौन सा वेक्टर हो गया, कॉलिनियर वेक्टर। तो देखो कॉलिनियर वेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉलिनियर या इसी को पैरेलल वेक्टर कहते हैं, यानी कि हम लोगों ने ये बात तो समझ लिया कि अगर वेक्टर अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें समानांतर है या संरेख है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, दोनों का मतलब अलग अलग नहीं होता है। और हमने डिफिनेशन दिया कि अगर ए और बी दो सदिश हैं तो ए और बी को पैरेलल कहा जाएगा कब, उसके लिए कंडीशन नंबर पहला हमने बताया कि ए और बी का सपोर्टिंग लाइन क्या होना चाहिए, एक ही अथवा पैरेलल होना चाहिए। दूसरा हमने बताया कि क्या दोनों का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्शन जाने मन करे उन्हें बना दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन शर्तों को जो भी मानेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे, इन शर्तों को जो भी मानेगा उसे हम लोग पैरेलल या तो कॉलिनियर वेक्टर कहेंगे। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने मान लो कि दो हमने सपोर्टिंग लाइन ले लिया, एक सपोर्टिंग लाइन L1 है और एक सपोर्टिंग लाइन L2, इसमें से एक लाइन काट लिया जिसको हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसको भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये वाला इधर डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसको ए वेक्टर कह दिया, इसको मान लो कि बी वेक्टर कह रहे हैं। बताओ क्या पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक करना होगा कि दोनों का जो सपोर्टिंग लाइन है वो समानांतर है कि नहीं है। तो दोनों सपोर्टिंग लाइन देखने में क्या लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, क्योंकि L1 पैरेलल L2 है। और यदि दोनों का सपोर्टिंग लाइन पैरेलल है तो बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परिमाण बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बताओ क्या ए और बी पैरेलल होगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरेलल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, दिखाई दे रहा है कि ए और बी समानांतर है, क्या इसे संरेख भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में थोड़ा सा और देखना, एक और एग्जांपल मान लेते हैं। हमने एक ले लिया ए और मान लेते हैं दो सपोर्टिंग लाइन ले लिया L1 L2, एक का डायरेक्शन इधर ले लिया, इसमें से काट लिया और इसमें से एक ए ने डायरेक्शन ले लिया, ठीक है ना। ये वाला मान लो ए वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर है, क्या दोनों को पैरेलल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पैरेलल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सपोर्टिंग लाइन पैरेलल है, बाकी से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। इस चलते यहाँ पर भी कहेंगे कि ए और बी क्या है, पैरेलल है, ए और बी क्या है, पैरेलल है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एगो सपोर्टिंग लाइन ले लिए, ठीक है ना। हमने क्या ले लिया, सपोर्टिंग लाइन ले लिया, ये वाला मान लो कि L है, हमने इस पर दो वेक्टर काट लिया, एगो वेक्टर ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एगो ए बी ले लिया, एगो क्या ले लिया, सी डी ले लिया, एगो क्या ले लिया, सी डी। इसका डायरेक्शन इधर ले लिया, इसका डायरेक्शन किधर ले लिया, ये वाला मान लो कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट किया और ये किसको रिप्रेजेंट किया। बताओ क्या ए और बी पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ सपोर्टिंग लाइन एक ही है कि अलग अलग है, तो यहाँ दोनों का सपोर्टिंग लाइन एक ही है और हमने बताया है कि दोनों का सपोर्टिंग लाइन चाहे एक ही हो या तो क्या हो, पैरेलल हो। ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि ए और बी दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये भी यहाँ पर पैरेलल हो गया। अच्छा बताओ एक और एग्जांपल देते हैं तुम्हें, इसमें बताना। मान लेते हमने एक ऐसे बना लिया वेक्टर ए, ये ले लिया, ठीक है, एक हमने ऐसे बना लिया और ये ले लिया मान लेते हैं कि वेक्टर बी, ये सपोर्टिंग लाइन L1 है और ये सपोर्टिंग लाइन L2 है। बताओ क्या पैरेलल होगा,
होगा कि नहीं होगा? पैरेलल होगा? पैरेलल नहीं होगा क्योंकि दोनों सपोर्टिंग लाइन में पैरेलल नहीं है। पैरेलल चेक करने के लिए हमेशा चेक करना कि सपोर्टिंग लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अगर सपोर्टिंग लाइन पैरेलल हो जाएगा तब आराम से कह देंगे कि ए और बी पैरेलल होगा, लेकिन यहाँ समानांतर नहीं होगा तो ए और बी पैरेलल नहीं होगा, इसको काट देते हैं। तो ए इज नॉट पैरेलल टू क्या हो गया? बी। बातें समझ में आ गई? पैरेलल समझ में आ गया ना? अभी पैरेलल वेक्टर को हम लोग इसी में पॉसिबिलिटीज क्या बनता है, इन पॉसिबिलिटीज के आधार पर हम लोग पैरेलल वेक्टर को बांट देंगे। क्या संभावनाएं बनती है? तो पैरेलल वेक्टर में एक बात तो हम लोगों ने देख लिया कि जो सपोर्टिंग लाइन होता है वो पैरेलल हो सकता है या क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है और बराबर नहीं हो सकता है। तीसरा हमने देखा कि डायरेक्शन सेम हो सकता है, डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता है। तो इनके डायरेक्शन से ही संभावना बनता है। डायरेक्शन से क्या संभावना बनता है कि हो सकता है कि डायरेक्शन सेम हो या हो सकता है डायरेक्शन अपोजिट हो। तो दो संभावनाएं बनती है और इन्हीं दो संभावनाओं के आधार पर हम लोग पूरे पैरेलल वेक्टर को, इन्हीं समानांतर सदिश को दो वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्ग में बांटते हैं? तो पैरेलल वेक्टर को पैरेलल या कॉलिनियर सदिश को, कॉलिनियर सदिश को, वेक्टर को कितने वर्ग में बांटेंगे? दो वर्ग में बांट देंगे। एक को हम लोग बोलेंगे लाइक वेक्टर, एक को बोलेंगे लाइक वेक्टर और दूसरा को क्या बोलेंगे हम लोग? अनलाइक वेक्टर। एक लाइक वेक्टर और एक अनलाइक वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, अनलाइक वेक्टर। चलो लाइक वेक्टर किसे कहते हैं? तो सब वही बात है। मान लेते हैं, माना कि ए एवं बी दो क्या है? ए एवं बी दो क्या है? ए एवं बी दो सदिश हैं। और अगर दो सदिश हैं तो ए और बी को क्या कहेंगे? ए बी को लाइक वेक्टर कहा जाएगा। ए बी को क्या कहा जाएगा? लाइक वेक्टर कहते हैं। कब कहते हैं? उसके लिए कंडीशन क्या है? जबकि कंडीशन नंबर 1 पर ध्यान देना। पहला क्या कहा गया कि ए और बी का सपोर्टिंग लाइन, ए और बी का सपोर्टिंग लाइन क्या होना चाहिए? ए और बी का सपोर्टिंग लाइन एक ही अथवा क्या हो? पैरेलल हो। एक ही अथवा क्या हो? पैरेलल हो। एक ही अथवा पैरेलल हो। ये पैरेलल का साइन है, ठीक है ना? एक ही अथवा क्या हो? पैरेलल। दूसरा कंडीशन है डायरेक्शन। ए एवं बी का डायरेक्शन क्या हो? एवं बी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। उसमें तो कुछ था ना, डायरेक्शन सेम होगा तो लाइक कहेंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या कहेंगे? अनलाइक कहेंगे। तो ए और बी का डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन सेम हो। और यदि सेम होगा, और तीसरा हम लोगों ने देखा कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी के परिमाण के बराबर हो सकता है या वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर नहीं हो सकता। और जब दोनों बराबर नहीं है तब क्या हो सकता है? तब मोड ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाता है? लैम्डा इंटू मोड ऑफ हो सकता है ना। अब चलिए, तो लाइक वेक्टर समझ में आ गया। चलो सब बताया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक वेक्टर समझ में आ गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सपोर्टिंग लाइन L1, ए सपोर्टिंग लाइन L2, ठीक। इसमें से हमने एक वेक्टर काट लिया AB, इसमें से एक वेक्टर काट लिया CD, इसका डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर। मान लो कि ये हो गया, ये क्या हो गया? B। बताओ क्या लाइक वेक्टर है कि नहीं? तो लाइक चेक करने के लिए हमने बताया क्या चेक करोगे कि पहले सपोर्टिंग लाइन चेक कर लो, क्या सपोर्टिंग लाइन पैरेलल है? पहला नियम को फॉलो किया। दूसरा नियम को फॉलो कर रहा है, क्या डायरेक्शन सेम है? परिमाण देखो, इसका परिमाण ज्यादा है कि कम है? इसका परिमाण, चूंकि हम बताए थे कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो मूल लंबाई होता है, इसी मूल लंबाई को परिमाण कहते हैं। तो ए का परिमाण ज्यादा और बी का परिमाण क्या है? लेकिन इसके परिमाण बराबर हो चाहे नहीं हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर कहेंगे। इसका मतलब ए और बी क्या है? लाइक वेक्टर हैं। दूसरा एग्जांपल, दूसरा अगर मान लेते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन में ये सपोर्टिंग लाइन L है, इसमें एक वेक्टर हम लोग यहाँ काट लिए AB, ठीक है। इसको A से रिप्रेजेंट किया, इसका डायरेक्शन इधर मान लेते हैं। और एक हमने यहाँ काट लिया CD और इसका भी डायरेक्शन इधर ही लेना होगा। चलो ठीक, बताओ क्या A और B लाइक वेक्टर हैं? तो यहाँ पर भी A और B लाइक वेक्टर हैं, क्योंकि सपोर्टिंग लाइन एक ही है और दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। परिमाण से हमें मतलब नहीं, परिमाण बराबर हो अथवा
नहीं उससे तो मतलब नहीं है। हाँ, इसी में अब केस बनेगा कि अगर इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तब इक्वल वेक्टर कहेंगे, लेकिन अगर परिमाण बराबर नहीं होगा तो उसे अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनइक्वल कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गया। चलो अनलाइक के बारे में भी हम लोग 2 लाइन लिख लेते हैं। अनलाइक के बारे में क्या कहा गया कि यदि मान लेते हैं क्या मान लेंगे, देखो थोड़ा सा तो मान लेते हैं, माना कि ए एवं बी दो क्या है, ए एवं बी दो सदिश है। ए एवं बी दो क्या है? सदिश है। अगर ए और बी दो सदिश हैं, ठीक है, तो ए एवं बी को अनलाइक कहा जाएगा। एवं बी को अनलाइक कहा जाएगा। अनलाइक वेक्टर्स कहा जाएगा, या वेक्टर्स कहते हैं। कब कहते हैं उसके लिए कंडीशन है। वेक्टर्स कहते हैं कब? जबकि पहला कंडीशन नंबर पहला ए एवं बी का सपोर्टिंग लाइन के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया। सपोर्टिंग लाइन एक ही अथवा पैरेलल हो, तब हम लोग कहेंगे इसे। देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि ए एवं बी का डायरेक्शन जो होगा, ए बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ए एवं बी का डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन अपोजिट हो। और तीसरा हम लोग बात समझते हैं, ए एवं बी का डायरेक्शन तो हमने देख लिया कि अपोजिट हो। और तीसरा शर्त क्या है? तीसरा तो कोई शर्त नहीं है, ए का मान बी के बराबर हो भी सकता है और या ए का मान बी के बराबर नहीं हो सकता है। और अगर बराबर नहीं होगा तो एक कंडीशन फॉलो करता है कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू लेमडा मोड ऑफ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये तो तुम्हारा हो गया अनलाइक। जैसे एग्जांपल अगर ले ले, चलो मान लेते हैं कि ये तुमको 2 को सपोर्टिंग लाइन ले लिया, एक का नाम रखा L1 और एक का नाम रखा L2। एक मान लेते हैं ए बी वेक्टर काट लिया, इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, इसका डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा वेक्टर मान लेते हैं हमने CD ले लिया और इसका डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, ये बी वेक्टर। बताओ ए और बी लाइक है कि अनलाइक है? तो ए एवं बी क्या होंगे? ए एवं बी अनलाइक वेक्टर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अनलाइक वेक्टर्स होंगे। कोई दिक्कत है? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइन L है, यानी एक सपोर्टिंग लाइन कितना है? L है। इसमें हम लोग 2 वेक्टर काट लेते हैं। एक वेक्टर इधर काट लिए, इसका डायरेक्शन इधर ले लिए, ए बी नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? ए बी, ए वेक्टर। और एक मान लो कि ऐसे ले लिए, ये सी डी हो गया, सी और क्या हो गया? डी हो गया, और इसे बी वेक्टर मान लेते हैं। क्या ये अनलाइक वेक्टर है? हाँ, तो कहेंगे कि ए एवं बी क्या है? ए एवं बी अनलाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर्स हैं। क्यों है? समझ में आ रहा है बातें? तो थोड़ा सा डेफिनेशन को ध्यान में रखना तो आराम से बता पाओगे। अब इसी जो लाइक वेक्टर में 2 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। लाइक वेक्टर में कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं? 2 वेक्टर बनते हैं। लाइक वेक्टर की बात करें तो 2 संभावनाएं बनती है, एक तो कि बराबर हो सकता है और दूसरा बराबर नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है और बराबर नहीं हो सकता है। और वही लाइक वेक्टर का ही प्रकारक पढ़ेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर देखो किसे कहते हैं। मान लेते हैं, माना कि ए एवं बी, माना कि ये भी 2 सदिश हैं। 2 क्या है? सदिश हैं, ठीक है। तो A बराबर B कहा जाता है। तो A बराबर B कहा जाता है। कब कहेंगे? ध्यान देना, A बराबर B कहा जाता है। A बराबर B कहा जाता है। कब कहा जाता है? जबकि, ध्यान रखना, जबकि कंडीशन नंबर 1, A एवं B का सपोर्टिंग लाइन क्या होना चाहिए? A एवं B का सपोर्टिंग लाइन। सबसे पहले हम लोग सपोर्टिंग लाइन पे ही चर्चा करेंगे। सपोर्टिंग लाइन की बात करें तो पैरेलल अथवा क्या हो? पैरेलल अथवा क्या हो? एक ही हो। पैरेलल अथवा एक ही हो, ठीक है, सेम हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ए बी का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। ए बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। बात समझ में आ रहा है? तीसरा कंडीशन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी ए का परिमाण बराबर होना चाहिए। किसके परिमाण के? बी के परिमाण के। ए का परिमाण बराबर क्या होना चाहिए? बी का परिमाण होना चाहिए। ध्यान देना, ए का परिमाण किसके बराबर होना चाहिए?
बी के ये हो गया। तो ए का जो परिमाण होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? बी के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलो तो अब जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक हमने लाइन बना दिया ये वाला, ठीक, ये लाइन L1, एक लाइन हमने बना दिया L2, दो लाइन बना दिया। बताइए इस पर हमने एक वेक्टर ले लिया AB और इस पर भी एकदम सेम लंबाई का लिया CD। इसको A वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, इसको B वेक्टर से, इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर। बताओ दोनों सेम है कि अलग अलग है? क्या दोनों A और B को बराबर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो A और B को बराबर कह सकते हैं क्योंकि दोनों का सपोर्टिंग लाइन पैरेलल है। सपोर्टिंग लाइन क्या है? पैरेलल है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। जितना लंबा ऊपर वाला ई डायरेक्टर लाइन सेगमेंट AB है उतना ही लंबा कितना है? CD है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि A और B क्या होगा? पैरेलल। A और B क्या होगा? बराबर होगा। वेक्टर A बराबर क्या होगा? वेक्टर B होगा। और जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी मोड ऑफ ए का मान किसके बराबर हो जाएगा? मोड ऑफ बी के बराबर होगा। समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, एक ही लाइन ले लेते हैं। दो लाइन क्यों लेंगे? एक ही लाइन से काम चला लेते हैं। मान लेते हैं इसको सपोर्टिंग लाइन एल कहा, इसमें से एक वेक्टर ले लिया ए, ठीक है, ए भी नाम रख देते हैं। इतना ही लंबा लेते हैं जितना लंबा ये है, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा एक और ले लेते हैं इधर, और इसका नाम CD रख दिए। और ये बी वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन इधर और इसका भी डायरेक्शन इधर। क्या ए बराबर बी होगा? तो ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा। समझ में आ गया? इक्वल वेक्टर के लिए तीन कंडीशंस याद रखना। पहला, सपोर्टिंग लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल अथवा एक ही होना चाहिए। दूसरा, हमने बताया कि डायरेक्शन हमेशा सेम होना चाहिए। डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्शन सेम होगा तो हमेशा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, भले वो लाइन कहीं हो उससे कोई मतलब नहीं हो, नहीं रहता है। खाली लाइन देखना पैरेलल होना चाहिए। अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल हम लोग कहेंगे। भले को यहाँ बना दो, एगो जाके घरे बनाओ, खाली लाइन देखना पैरेलल है तब आराम से कह देंगे। पैरेलल होना चाहिए और जितना लंबा यहाँ लाइन बना उतना लंबा अगर वो भी है तो दोनों को हर हाल में क्या कहेंगे? अब जैसे तुमको क्या, दोनों को हर हाल में इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लेते हैं तुमको कह दिए कि ई एगो वेक्टर है, ठीक है, ऐसे लिख दिए ए बी, वेक्टर हो गया, इसको ए वेक्टर कह दिए। अब तुमको कहा जाए कि बताओ इसी के इक्वल एक वेक्टर बनाना है, कैसे बनाओगे? इसके इक्वल एक वेक्टर कहीं पे तुमको अगर यहाँ बनाने के लिए कह देगा तो कैसे बनाओगे? कह देगा यहाँ पर बनाओ तो यहाँ पर ऐसे बनाओगे तो क्या इक्वल हो सकता है? नहीं होगा। इक्वल होने के लिए सबसे पहले जैसे है जितना बड़ा ये है उतने बड़ा इसको भी बनाना है, और वो इसके समानांतर खींचना है। तो क्या ये समानांतर है? ये समानांतर नहीं है, इसलिए ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे। तो हम लोग हाँ ये पैरेलल बना सकते हैं। क्या ये होगा? तो इसको भी नहीं कहेंगे पैरेलल, इक्वल नहीं कहेंगे क्योंकि इसका लंबाई क्या है? ज्यादा बना दिया। लंबाई क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो लंबाई कम और करना पड़ेगा। लंबाई क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो लंबाई अगर हम लोग कम करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये बहुत कम गया। अब ठीक है, चलो मैंने मिला जुला के मान लो कि अब इक्वल हो गया। अब बताओ, अब इसका नाम कुछ रख दो, सी ना रख दो, डी रख दो, और ये वाला मान लो क्या वेक्टर बी। तो क्या ये बराबर बी बन गया? ए बराबर बी। यानी कभी भी किसी भी वेक्टर के अगर बराबर वेक्टर बनाना होगा तो आराम से बना सकते हैं पैरेलल खींच करके। क्या करके? पैरेलल खींच करके। और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा इसको खींचेंगे, न कि उससे ज्यादा बड़ा खींच देंगे। ज्यादा बड़ा खींच देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब चलो ध्यान देना, मान लेते तुमको और कभी भी किसी का भी कह सकता है, कह देगा कि ये वो है ना, मान लो कि ये वेक्टर, इसका पैरेलल तभी खींचो तो सॉरी इसका कहेगा कि इसके इक्वल एक वेक्टर बनाओ। तो इक्वल कैसे बनाओगे? कहीं भी बना सकते हो, खाली बस पैरेलल खींच दो। क्या खींच दो? अगर वो ये है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन क्या अगर ऐसे खींचोगे, अगर मान लेते इसका भी परिमाण ए के परिमाण के बराबर है तो क्या ये ए के बराबर हो जाएगा? परिमाण भले बराबर है लेकिन दोनों सदिश बराबर नहीं है। सदिश बराबर होने के लिए ऐसे नहीं इसको खींचना होगा। इसको कैसे खींचना होगा? इसको ऐसे नहीं बल्कि इसको इस डायरेक्शन में खींचना होगा, ऐसे। तो ऐसे खींचेंगे तो उसके पैरेलल हो जाएगा। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी किसी के भी पैरेलल अगर खींचना है तो पैरेलल अगर खींचना है तो क्या करेंगे हम लोग? पैरेलल अगर खींचना हो तो हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल अगर खींचना हो तो हम लोग हमेशा उसके समानांतर क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं और वह लाइन की लंबाई उस लाइन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब हम लोग को कह देंगे कि इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर समझ में आ गया बढ़िया से? आगे और भी इसका काम है,
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ टू वेक्टर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करना। सम ऑफ टू वेक्टर्स, देखो दो वेक्टरों का योगफल, सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योगफल। दो सदिशों को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे? तो दो सदिशों का जो योगफल होता है, ध्यान देना, मान लेते हैं उसके लिए दो सदिश ले लेते हैं, ठीक है ना। माना कि a एवं b दो सदिश है, माना कि ए बी एक ले लेते हैं, ए बी बराबर ए एवं मान लेते हैं एक सी डी ले लेते हैं, सी डी बराबर बी। दो दो क्या है? सदिश है, दो सदिश हैं। तो a प्लस बी निकाला जा सकता है, a प्लस बी निकाला जा सकता है, a प्लस बी निकाला जा सकता है। कब निकाला जा सकता है? ध्यान देना, a प्लस बी निकाला जा सकता है जबकि उसके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशंस पर ध्यान देना। जबकि कंडीशंस है कि वेक्टर ए का अंतिम बिंदु, वेक्टर ए का अंतिम बिंदु यानी फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु, ठीक है ना। एवं वेक्टर बी का आदि बिंदु, वेक्टर बी का आदि बिंदु, आदि बिंदु को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं? इनिशियल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। तो ए का अंतिम बिंदु एवं बी का आदि बिंदु क्या हो? एक ही हो। अगर एक ही होगा तभी जोड़ेंगे, अदरवाइज जोड़ नहीं सकते हैं। यानी दो सदिश को तभी जोड़ेंगे जब एक का अंतिम बिंदु यानी पहले वेक्टर का अंतिम बिंदु और दूसरे वेक्टर का क्या हो? आदि बिंदु हो, यानी कि इनिशियल पॉइंट एक जगह अगर रहेगा ना तभी जुड़ेगा, अदरवाइज जोड़ नहीं सकते हैं। चलो एक ही होगा तब तो जोड़ेंगे, ठीक है ना, एक ही हो। तो ध्यान देना, तो a प्लस बी का जो डायरेक्शन होता है, तो a प्लस बी का डायरेक्शन जो होता है वो किधर होता है? जोड़ तो लेंगे, चलो डायरेक्शन किधर बनाएंगे? तो a प्लस बी का डायरेक्शन किधर होगा? तो a प्लस बी का डायरेक्शन वेक्टर a के आदि बिंदु से, वेक्टर a के आदि बिंदु से वेक्टर b के अंतिम बिंदु की ओर होता है, वेक्टर b के अंतिम बिंदु की ओर होता है, अंतिम बिंदु की ओर होता है। बात समझ में आ गया? इसी को हम लोग ट्रायंगल सलाह करते हैं, लेकिन हमें उस सब से मतलब नहीं, बस बेसिक एक छोटी सी बात हमें ध्यान में रखना है कि ए का अंतिम बिंदु और बी का आदि बिंदु एक जगह अगर होगा तो जोड़ लेंगे और नहीं अगर होगा तो जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक हमने वेक्टर ले लिया, मान लो कि ए है, और दूसरा वेक्टर मान लेते ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसका नाम रख दिया था ए बी और इसका नाम रखा क्या? सी डी। बताओ क्या दोनों को जोड़ सकते हो? क्या जोड़ सकते हो? तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन जैसे जो स्थिति में दे उस स्थिति में जोड़ नहीं सकते। जोड़ने के लिए वेक्टर ए बी का जो आदि बिंदु, वेक्टर ए का जो अंतिम बिंदु है, वेक्टर ए का जो अंतिम बिंदु है, वेक्टर ए का अंतिम बिंदु कौन है? ये वाला है। तो वेक्टर ए का अंतिम बिंदु और बी का आदि बिंदु ये वाला, ये दोनों कहाँ होना चाहिए? एक जगह पर होना चाहिए, दोनों एक जगह पर होना चाहिए। ई पॉइंट को भी यहाँ होना चाहिए, तभी जोड़ पाएंगे, अदरवाइज जोड़ नहीं पाएंगे। अब बताओ वहां है तो कैसे वहां पर जाएगा? क्या जा सकता है? हाँ, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, तो इसके पैरेलल खींच लो, ठीक है ना, इसके पैरेलल खींच लो, और नहीं तो इसी को टांग करके, इसको टांग करके अगर यहाँ पर ला दोगे ऐसे, क्या वही वाला वेक्टर है कि चेंज हो गया? वही ना है, क्योंकि उसी के पैरेलल आया है, हमने दूसरा नहीं बनाया है। अगर ध्यान दिया जाए तो उसी के पैरेलल है। एक काम कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो कॉपी नहीं होगा, कॉपी के बाद पेस्ट का ऑप्शन से रहेगा तब कॉपी हो। इधर पेस्ट यहाँ नीचे है, नीचे नीचे कॉपी पेस्ट के कहाँ ऑप्शन? नीचे कोना कोना। अच्छा यहाँ है, हाँ आ गया, ढेर में आ गया ना। देखो
दिखाई दे रहा है। चलो इसको पकड़ के ऐसा ला सकते हो, देखो आ गया कि नहीं आया, बातें समझ में आ रहा होगा। इसको आराम से इसको पकड़ के, पहले यहाँ था, अब इसको कहीं भी ले जाओगे तो क्या इसी के पैरेलल रहेगा कि चेंज हो जाएगा? पैरेलल है तो ये के पैरेलल कहीं भी लेके जाओ, जाने इच्छा करे ना उन्हें लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जाने मन कर रहा उन्हें लेके जाओ, लेकिन हमको कहाँ रखना है? यहाँ पे। क्योंकि हमने बताया था कि अगर हमें ए और बी को जोड़ना है तो वेक्टर ए का अंतिम बिंदु वेक्टर बी का आदि बिंदु कहाँ होना चाहिए? एक जगह होना चाहिए। क्या एक जगह है कि नहीं है? एक जगह है, देख लो एक जगह दिखाई दे रहा है ना। तो एक जगह अगर है तो आराम से अब देखो, अब जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते? अब जोड़ा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं पर भी दे रहे हो उससे मतलब नहीं, उसको टांग करके, लेकिन यही देखना कि इसके पैरेलल रहना चाहिए। उससे क्या रहना चाहिए? पैरेलल रहना चाहिए। तो वेक्टर को पकड़ के यहाँ लेके चलाएं। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। यदि जोड़ेंगे तो जोगफल किधर होगा? जोगफल का डायरेक्शन हमने बताया कि जो जोगफल होगा उसका डायरेक्शन वेक्टर ए के आदि बिंदु कौन है? ये वाला है ना। वेक्टर ए के आदि बिंदु से वेक्टर बी के अंतिम बिंदु की ओर होगा, यानी ऐसे होगा ई वाला। और ये जो हो जाएगा वो इसी को कहेंगे ए प्लस क्या कहेंगे? बी कहेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हाँ इसी को ट्राइंगल्स, देखो ना त्रिभुज नहीं बन गया। एक सब लोग कह देता है ट्राइंगल्स ला, अरे काय लाल के नाम दे रहा, बस उतने समझो ना। ट्राइंगल्स ला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्राइंगल्स ला कहते हैं। ट्राइंगल्स ला, त्रिभुज का नियम। इसी तरह से आगे चतुर्भुज का नियम भी बना सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज का नियम ऐसे बनाते हैं। उतनी जरूरत नहीं है जानने की, बस हमें त्रिभुज के नियम से ही जोड़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। ट्राइंगल्स ला, हम लोग ट्राइंगल नाम भी नहीं रखते, बस हमें इतना याद रखना है कि जिन दो वेक्टर को जोड़ना है उसका ए का अंतिम बिंदु और बी का आदि बिंदु एक जगह किसी भी तरह से लाना है, ला देंगे तो जोड़ लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर तुमको इधर दे दिया, मान लो कि ये है, ठीक है, और एक मान लेते हैं कि बी ऐसे। क्या दोनों को जोड़े ले सकते हो? कब जोड़ा जा सकता है? वेक्टर ए के अंतिम बिंदु और वेक्टर बी का आदि बिंदु एक जगह होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वेक्टर ए का जो अंतिम बिंदु ई वाला है ना, ई वाला, और बी का आदि बिंदु कौन है सर? बी का आदि बिंदु कौन है? बी का आदि बिंदु कौन है? बी का आदि बिंदु, ये दोनों कहाँ होना चाहिए? एक जगह होना चाहिए। क्या ये दोनों एक जगह है? नहीं है। तो एक जगह करने के लिए बताइए, इसको टांग के अगर यहाँ कर दे तो नहीं हो जाएगा? टांगेंगे कैसे? तो तुम लोग तो नहीं टांग पाओगे, लेकिन हम तो आराम से टांग लेंगे। मेरे पास है व्यवस्था। कॉपी कर लिए, कॉपी पेस्ट मार लिए, पेस्ट हो गया। चलो ठीक है, हो गया। अब इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको उठा करके साइड में थोड़ा कर लेते हैं। कहाँ कर लेते हैं? साइड में। चलो दोनों को जोड़ सकते हैं। अब बताओ डायरेक्शन किधर होगा? तो वेक्टर ए के आदि बिंदु से, वेक्टर ए का आदि बिंदु कौन है? ये वेक्टर ए के आदि बिंदु से वेक्टर बी के अंतिम बिंदु की ओर, यही हो जाएगा वेक्टर ए प्लस कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? क्या जोड़ने आ रहा है तुम लोग को? जोड़ने जितना अच्छा से आएगा ना उतना ही वेक्टर तुमको और मजेदार समझ में आएगा। अब चलो और दो चार को जोड़ के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि हमने ले लिया एक, ऐसे ले लिया ए, दूसरा हमने ले लिया मान लो कि बी। बताओ क्या दोनों को जोड़ पाओगे? दोनों को जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे? तो दोनों को जोड़ पाओगे, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि वेक्टर ए का अंतिम बिंदु देखो कौन है। वेक्टर ए का अंतिम बिंदु कौन है? वेक्टर ए का अंतिम बिंदु देखो कौन है? ये वाला है ना। और वेक्टर बी का आदि बिंदु, कि दोनों को एक जगह होना चाहिए था। यानी ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन जो दिखाई दे रहा है यहाँ नहीं होकर के क्या होना चाहिए? यहाँ। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी अगर कर लेते हैं, चलो कहाँ हुआ? कॉपी तो किए ही नहीं, तो पेस्ट कैसे हो जाएगा? कॉपी तब पेस्ट होगा। अब हो गया। चलो इसको पकड़ के कहाँ लेके चलाना है? यहाँ। इसको हटा दो, जैसे तो पहले हटाने के लिए इसको पहले एक काम करें। चलिए दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, कहीं भी रख लो कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे देख लो, वेक्टर ए का अंतिम बिंदु और बी का आदि बिंदु एक जगह पर आ गया कि नहीं आया? अब आ गया तो इन लोग को आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जोगफल किधर से किधर हो जाएगा? वेक्टर ए के आदि बिंदु से अंतिम बिंदु, यानी ये वाला किसको सूचित करेगा? ए प्लस। कोई दिक्कत है? अब धीरे धीरे तुम लोग को जोड़ने आ गया होगा। अब और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि एक वेक्टर हमने लिखा ऐसे, ये वेक्टर क्या है? ए, और दूसरा वेक्टर हमने मान लेते हैं ले लिया ऐसे। क्या दोनों को जोड़ा जा सकता है? जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं?
लेकिन कंडीशंस क्या है कि दोनों को तभी जोड़ेंगे जब ए का अंतिम बिंदु और बी का आदि बिंदु कहाँ हो, एक ही हो। अब बताओ दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम है तो जोड़ना देखो बहुत ही आसान है। तब कैसे जोड़ेंगे, तब आराम से इसको उठा लो, इसको क्या कर लो, उठा लो, और उठाने के बाद इसको उठा लो, उठाने के बाद इसको कॉपी करो। और नहीं कॉपी करने का माने तो इसी को उठाकर कहाँ रख लो, यहाँ पे रख लो। देखो इसका अंतिम बिंदु और आदि बिंदु एक जगह हो गया कि नहीं हो गया, अब आराम से जुड़ जाएगा। अब बताओ जब जोड़ेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, एक के आदि बिंदु से बी के अंतिम बिंदु की ओर होगा, बी के अंतिम बिंदु यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं होगा। यानी इसका मेन जो वेक्टर ए प्लस बी होगा वो कौन होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो जाएगा वो तुम्हारा कौन हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये वाला वेक्टर ए प्लस बी हो गया। मतलब अगर डायरेक्शन सेम हो तो सीधे सीधे अगर जोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमने एक एग्जांपल ले लिया और एग्जांपल मान लेते हैं कि एक वेक्टर ले लिया ए, एक वेक्टर क्या ले लिया ए, और एक वेक्टर मान लो कि ले लिया बी, लेकिन इसका डायरेक्शन ऐसे लिया। एक वेक्टर हमने बी लिया, दूसरे कलर से ले लेते हैं ज्यादा समझ में। एक वेक्टर हमने ले लिया, मान लो कि एक वेक्टर हमने ले लिया बी। बताओ क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा ये तुम्हारा बी हो गया, और वो वेक्टर तुम्हारा कौन हो गया, ये तुम्हारा ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, ए नहीं दिख रहा है, चलो ए कितना मान लिया ए। अब बताइए दोनों को जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं, किसी को भी जोड़ सकते हैं। बस खाली टांग करके इसको अंतिम बिंदु को कहाँ रख देना, आदि बिंदु के पास रख देना है। अब अंतिम बिंदु को अगर आदि बिंदु के पास अगर रखते हो ना तो आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको पकड़ लो और इसको पकड़ करके इसके अंतिम बिंदु और आदि बिंदु एक जगह रख दिए, देखो रखा गया, देखो एक जगह पे रखा गया। जब एक जगह पे रखा गया ना ये वाला, अब बता डायरेक्शन कहां से कहां होगा, यानी ए प्लस बी का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, ए प्लस बी का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा। तो ए के आदि बिंदु से बी ए के आदि बिंदु, तो ए के आदि बिंदु कौन है ये ना, और बी का अंतिम बिंदु कौन है ये ना। यानी यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर होगा, यहाँ से ये जो वेक्टर होगा वो ए प्लस क्या होगा, ए प्लस बी होगा। कितना होगा, ए प्लस बी होगा। तो एक बात तो तुमको समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा, देखो एक बात तुमको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर बताओ, अगर इसका परिमाण अगर तुमसे पूछे कि बताओ ए प्लस बी वेक्टर का यहाँ जो परिमाण होगा, अगर यहाँ तुमसे अगर पूछ दे कि यहाँ इस सिचुएशन में बताओ भाई ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ए प्लस बी का तो परिमाण यहाँ से दिख रहा है कि ए वाला परिमाण, सॉरी ये बी वाला परिमाण है ना, और यहाँ से यहाँ तक ए वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। मतलब किसके बराबर हो जाएगा, मोड ऑफ ए और प्लस मोड ऑफ बी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मोड ऑफ ए प्लस बी नहीं निकल जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ पर अगर तुमको मोड ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो कैसे निकालोगे, मोड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा यहाँ, तो इतने लंबाई न होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तुमको ए था, यानी ए की लंबाई हो गया मोड ऑफ ए, और यहाँ से यहाँ तक बी वाला घटा देंगे। तो देख लो यहाँ पर जोगफल घट जाता है, लेकिन इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी जोड़ना होगा तो दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर लेंगे, यानी जब दो वेक्टर को परस्पर जोड़ना है, दो वेक्टर को परस्पर क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के परिमाण को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर को अगर आपस में जोड़ना है और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब चलो हम लोग थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीखते हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गया। अब अगर मान लेते हैं, एक बात तो समझ में आ गया कि अगर मान लेते हैं कि ये वाला वेक्टर मान लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, कुछ भी एक वेक्टर मान लो कि ऐसे ले लेते, एक वेक्टर ऐसे ले लिया, चाहे इसको थोड़ा सा ये हो गया। इसको मान लेते हैं हम एक वेक्टर ले लिया, चाहे ऐसे ले लेते हैं। ये वाला मान लो कि वेक्टर हमने ले लिया एगो ए है, और एक वेक्टर हमने ले लिया कितना बी। अब कहने कि बताओ भाई दोनों को जोड़ेंगे ना तो जोड़ेंगे तो जोगफल का परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसके लंबाई कितना होगा। पहले तो जोड़ लो, जोड़ने के लिए क्या हमने बताया है, जोड़ने के लिए क्या बताया है, एक काम करो इसको दूसरे कलम से लिख लो। चलो मान लेते ये ले लेते हैं, देख लो ये तुम्हारा क्या हो गया बी। अब अगर ए और बी को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, जोड़ने का तरीका हमने बताया है,
सबसे पहले इसके अंतिम बिंदु को ए के अंतिम बिंदु और बी के आदि बिंदु एक जगह रख लो। रख लिया, चलो रखा गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ना है तो जोड़ लो। जोड़ेंगे तो बताओ डायरेक्शन यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? लेकिन अब पूछा है कि बताइए ए प्लस बी का ई मैग्नीट्यूड यानी ई कितना लंबा होगा, इसकी लंबाई तुमसे पूछ देगा, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी कैसे जान पाओगे? इसकी लंबाई कितनी होगी ये जानने के लिए बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, कोसाइन फॉर्मूला। याद है? कुछ याद है तुमको? कोसाइन फॉर्मूला बताए थे, कोसाइन फॉर्मूला तुम लोग को बताया गया था, ध्यान देना। कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। कोसाइन फॉर्मूला याद है? किसी त्रिभुज के लिए, अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये कोई त्रिभुज है, मान लेते इस त्रिभुज का नाम ए बी सी रखा, क्या रखा? तो ए के सामने वाला भुजा को स्मॉल ए, इसके सामने वाला भुजा को स्मॉल बी, इसके सामने वाला भुजा को स्मॉल सी कहते हैं। और अगर तुमको कॉस ए का मान पूछा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बट्टा क्या होता है? बट्टा बताए थे कि 2bc होता, बट्टा कितना? 2bc। अगर तुमको cos b का मान पूछा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा कितना? 2ca। फार्मूला में हम लोगों ने एक बात सीखा था कि अगर कोण c कहेगा तो c को घटा देंगे, बाकी जो बच गया उसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बट्टा में वही जिसको जोड़े थे वही दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना कर देना है। समझ में आ गया? तो इसी को कोसाइन फार्मूला कहते हैं। ये आया कहां से? अगर एक तुमको पूछ देगा कि कैसे आया तो आराम से पता कर सकते हो, कोनो बड़ी बात नहीं। देखो एक छोटा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ये आखिर कोसाइन फार्मूला आया कहां से, आराम से हम लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं, दिखाई दे रहा है सबको? चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? अक्ष हो गया, एक अक्ष इसको बोलते हैं, एक्स डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया? वाई डैश हो गया। बातें समझ में आ रहा है? मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये क्या है? इसका नाम मान लेते हैं कि अगर इसको अगर ए कह देते हैं, इस सेंटर थी जो ओरिजिन को ये मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। इसकी लंबाई बताओ कितना हो जाएगा? स्मॉल बी। और इसकी लंबाई कितनी होगी? स्मॉल ए। और इसकी लंबाई कितनी होगी? स्मॉल सी हो जाएगी। कोई दिक्कत है का? चलो इसका नियामक तुमसे पूछेगा, बताओ कितना होगा? सी का नियामक, सी का नियामक कितना हो जाएगा? सी का नियामक बताओ कितना होगा? सी का नियामक कितना हो जाएगा? सी का नियामक बता दो कितना होगा? सी का नियामक बताओ। तो यहां से यहां तक की लंबाई देखो कितना है? बी है। यहां से यहां तक की लंबाई अगर बी है तो इसका नियामक कितना हो जाएगा? बी और 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये ए का नियामक है, पता हो गया, 0 और कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां से हम लंब डाल देते हैं, यहां से क्या करते हैं, और ये कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा? और अगर यहां से अगर ये कोण कितना है? ए है ना, ये कोण कितना है? ए है, ठीक है, ध्यान देना। अगर यह कोण ए है तो तुमसे अगर पूछा जाए, ध्यान देना, तुमसे अगर क्या पूछा जाए, देखो तो ये जो दिखाई दे रहा ना तुमको, देखो तो ये तो इसका नियामक 0 0 हो गया। इसका नियामक कितना होगा? तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, कुछ मान लो, यहां से यहां तक डिस्टेंस को h मान लेते हैं, ये k मान लेते हैं, तो इसका नियामक कितना हो जाएगा? h और चलो तो कैसे निकालोगे? अगर मान लेते हैं cos a का अगर वैल्यू निकाली, इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये कोण कितना बन रहा है? a। cos a बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी आधार h हो जाएगा, और कर्ण तुम्हारा कितना हो जाएगा? c। तो h का जो मान होगा वो c cos कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। कोई दिक्कत है का? चलो ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग sin a का मान निकाले, किसका मान निकाले? sin a बराबर लेके चले तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा k और कर्ण हो जाएगा तुम्हारा c, तो k का जो वैल्यू हो जाएगा वो c sin a हो जाएगा। c sin कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। कोई ना दिक्कत है क्या? इसका मतलब इसका जो फाइनल नियामक हो गया, h का मान कितना आ गया था? c cos a, और इसका नियामक c sin a, यानी इसका नियामक हो जाएगा c cos a और c sin a। हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र लगा देते हैं। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कैसे लगाएंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक BC की लंबाई कितनी है? a है, और a बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो रूट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और x नियामक का अंतर, तो x नियामक c cos a है ना, x नियामक कितना है? x नियामक तुम देख रहे हो c cos a, और कितना है? और इसका x नियामक कितना है? b है, तो माइनस b का दी होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा इस
इसका x नियामक c साइन a है, c साइन a और माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, तो इसलिए a स्क्वायर बराबर इसे a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ दो। इसे अगर a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ दोगे तो हो जाएगा c स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2bc कॉस a, 2bc कॉस a हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो c स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा एक, कोई दिक्कत है क्या? एक काम कर लेते हैं, a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा इसमें से cos स्क्वायर a बचेगा और इसमें से बचेगा साइन स्क्वायर a बच जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलो, और बाकी बच गया 2bc, एगो b स्क्वायर बच गया ना, तो एक बच गया प्लस b स्क्वायर और एक बच गया माइनस 2bc cos a, 2bc cos a, 2bc cos a बच गया। चलो, इसका मान तो हमें पता है कितना होता है, एक होता है, तो तुम्हारे पास बच गया a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या बच गया 2bc cos a, 2bc cos a बच गया, 2bc cos a। हमें तो इसी का मान निकालना है, माइनस में इधर आ जाएगा तो 2bc cos a बराबर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर नहीं आएगा तो हमें किसका मान चाहिए cos a का, तो निकल गया देखो cos a का मान निकल गया कितना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा कितना 2bc। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग दो वेक्टरों के जोगफल का परिमाण निकालेंगे, कल निकालेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक।